धुरंधर नाम की मूवी में लियारी गैंग को डिस्कस किया गया है उनके अपने तरीके और अपने जाविये से। पहली बात तो ये है कि फैक्ट्स को छुपाया गया है। दूसरी अहम बात यह है कि लियारी को आज का लियारी जाहिर किया गया। ये 35 से 40 साल पुरानी बात। आलमी तनाजुर में पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़े या पाकिस्तान को ऐसा पोर्ट्रे किया जाए कि यहाँ तो गैंग वॉर्स होते हैं। भारत को पाकिस्तान की कोई तरक्की एक आंख नहीं भाती। 80-90 की दहाई में होने वाले वाकया को रिफ्रेश करके पेश करेंगे, बगैर हवाले के देंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? अक्सबंदी आपकी सारी जो है वो एक तरफा है, जिसमें आपने एक अपना एजेंट शामिल कर दिया भारत का। क्यों हुई थी गैंग वॉर? कौन कौन शामिल था? वो डाकू नहीं था जैसे डकैत कह रहे हैं आप। बेनजीर भुट्टो का सिक्योरिटी चीफ वहां से निकाल के भी ले गया जब वो धमाका हुआ था। कारसाज, साना कारसाज में निकाल के वहां तक पहुंचाया, बिलावल हाउस तक। लेकिन क्या इसके साथ साथ रहमान डकैत मनशियात फरोशों का सरगना नहीं था? क्या इसके साथ साथ कब्जा माफिया को रन नहीं करता था? उसने आसान तरीका ढूंढा कि जुर्म करो और कमाओ। जुर्म भी सियासी सरपरस्ती में करता था। चौधरी असलम से एक जुमला कहा पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने। चौधरी साहब, रहमान चौधरी असलम के बारे में आप क्या कहते हैं कि इस किरदार को अदा करने से पहले क्या परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी? उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। ज्यादा अच्छा होता कि ये भी बताया जाता कि फहीम कमांडो, नुसरत, कलभूषण वो इंडिया में ट्रेनिंग करते रहे। पाकिस्तान के खिलाफ बनने वाली फिल्म धुरंधर महज एक प्रोपेगेंडा है। आलमी हजीमत और रुसवाई के बाद भारत ये प्रोपेगेंडा इसलिए कर रहा है ताकि फिक्री और नजरियाती सरहदों को नुकसान पहुंचाया जा सके। असल कहानी क्या है, हकायक क्या हैं और ट्रेलर में तजादात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफा साहब। अच्छा नईम साहब, इंडिया ने एक धुरंधर मूवी बनाई है और जिस हिदायतकार ने, जिस प्रोड्यूसर ने ये मूवी बनाई है उसने पहले भी पाकिस्तान मुखालिफ मूवीज बनाई हैं। धुरंधर नाम की मूवी में लियारी गैंग को डिस्कस किया गया है उनके अपने तरीके और अपने जाविये से। अगर थोड़ी आसानी पैदा करना अपने नाजरीन के लिए, तो ये हमारे गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम जो थे, आज के प्रोग्राम को उनसे पेवस्ता कर लिया जाए। ठीक है। हमने ये कहा था, अगर नाजरीन को याद हो, कि ये जो भारत है ना, ये पाकिस्तान का हमसाया मुल्क ज़रूर है। बरसगीर को 2 लख्त करके ही पाकिस्तान बनाया गया था, लेकिन भारत को पाकिस्तान की कोई तरक्की एक आंख नहीं भाती। और हर लम्हे, हर वक्त भारतीय सरकार और उसके इदारे, मातहत इदारे जो हैं, वो इस ताक में रहते हैं कि कोई ऐसा नुक्ता पकड़ लिया जाए जिसका तमाम तर इल्ज़ाम थोप दिया जाए बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर, अहले पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के इदारों पर, और ख़ासकर हमारी जो हुकूमत पे कम इल्ज़ाम तराशी होती है, जो अस्करी इदारे हैं उन पे ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी। अच्छा, अभी भारत को हजीमत उठाना पड़ी है आलमी सतह पर, कि सबको पता है कि भारत को शिकस्त फाश हुई है। ये जो लास्ट स्ट्राइक और लास्ट वॉर हुई है, उसके बावजूद भारत बाज नहीं आ रहा और भारत को हजीमत और भी उठानी पड़ी है जब दुबई एयर शो में उनका अपना तैयारा गिर गया। आप देखें 2 मई में हमारे साथ जो स्कफल हुआ, जी, उस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन स्टेट, उन्होंने मोहर तस्दीक सब्त कर दी। उन्होंने कहा जी कि ये भारत की शिकस्त है। बिल्कुल ऐसे अमेरिका ने तस्लीम किया, मोहर तस्दीक मिल गई। फिर एयर शो में आप ये देखें तो पहले तो हमें वो मानते नहीं थे शिकस्त को, मई वाली शिकस्त जो है। फिर उसके बाद एयर शो में भी साजिश तैयार कर रहे थे, तलाश कर रहे थे कहीं कि जी वो पाकिस्तान का ये हो सकता है, इसको दानिस्ता गिराया गया है। अब ऊपर तले जो 2 शिकस्त इनको हुई हैं, उसके बाद भारत बौखला गया है, बौखलाहट का शिकार है। और भारतीय इदारे खासकर, एक वजह तो ये है। दूसरा ये है कि बॉलीवुड की तनज़्ज़ुली का जब उन्हें पता लगा कि हमारी जो बॉलीवुड की हाइप थी वो पस्ती की तरफ गामज़न है, तो उन्होंने पाकिस्तान से मुताल्लिक़, पाकिस्तान के इदारों से मुताल्लिक़ मन घड़त किस्म की स्टोरीज़ जो है ना, बेबुनियाद, आपने जुमला कहा कि अपने मतलब की, वो जो हैं वो घड़नी शुरू कर दी। जिस शख्स ने ये फिल्म बनाई, अब आप धुरंधर जो है इसके राइटर का पहले समझें। इन्होंने एक इससे पहले उड़ी फिल्म बनाई थी। ये पाकिस्तान के हवाले से मुतनाज़ा फिल्में बनाने के माहिर गिरदाने जाते हैं। ये स्पॉन्सर्ड हैं। अच्छा, ये खुद नहीं करते, फिल्म साज पुराने हैं, खुद नहीं करते, इनसे करवाई जाती है, इनको टॉपिक दिया जाता है
और उसको वो किसी न किसी तरीके से हेर फेर के ज़रिए कोई लचक डाल के उसमें कहानी घड़ के उस पे थोप देते हैं पाकिस्तान पे कि ये पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है। अब 2-3 बातें मुझे एतराज़ है धुरंधर पे। पहली बात तो ये है कि फैक्ट्स को छुपाया गया है। दूसरी अहम बात यह है कि लियारी को आज का लियारी जाहिर किया गया, आज का कराची जाहिर किया गया कराची को। ये 35 से 40 साल पुरानी बात है। 80s और 90s 2 दहाइयाँ थी ना। अब तो अमन व अमान का गहवारा है, कराची फिर रोशनियों का शहर में बदल रहा है, वो बदल गया है। आप कराची की तरक्की देखें, वहाँ की सोशल रिफॉर्म्स देखें, वहाँ हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ देखें। ये सारी की सारी कंसीलमेंट थी इस फिल्म में। इसका प्रोमो शो आया अभी, ट्रेलर जो है 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है ट्रेलर। अब उसकी हाइप भारतीय इदारों ने क्रिएट की है कि ये एक बहुत बड़ी फिल्म बनने जा रही है। ओके, हमने मान लिया, तस्लीम कर लिया। आप मुझे ये बताएं कि आपने अब्दुल रहमान बलोच को रहमान डकैत की शक्ल में फिल्म में अक्सबंदी की उसकी। हाँ, अक्षय खन्ना इसका किरदार अदा कर रहे हैं। फिर जो हमारे हीरो थे वहाँ पे चौधरी असलम, जिन्होंने लियारी गैंग वॉर के हवाले से इसके अलावा बड़ा काम किया, उनको यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है। हमें तो यही एतराज़ है कि सच्चे किरदारों को आप डाल रहे हैं उसमें। जो उनकी बेवा है नौरीन खान, उनसे मेरी बहुत डिटेल गुफ्तगू हुई, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था। वो कहती हैं कि मुझे फख्र है कि मैं शहीद की बेवा हूं, पुलिस कमांडर की बेवा हूं, जिस शख्स ने कराची और अहले कराची को अमन फराहम किया उसकी बेवा हूं। कहती मैं फख्र करती हूं इस पे, मतलब शी इज प्राउड ऑफ इट। तो आपने उसको हीरो की बजाय जीरो बना के पेश कर दिया फिल्म में। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कि पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची आग में जल रहा है, खून की नदियां बह रही हैं वहां, गैंग वॉर हो रही है वहां। तो या तो आपने बताया होता, ट्रेलर में तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, फिल्म में शायद हो तो हो, किसी की ज़बान से भी नहीं सुनाइए। कि ये 80-90 की दहाई थी। 80-90 की दहाई में होने वाले वाक़या को रिफ्रेश करके पेश करेंगे, बगैर हवाले के देंगे, तो लोगों के जहन में ऑटोमेटिकली ये ख्याल आएगा, जो देखें सिर्फ पाकिस्तान के लोग तो नहीं वो फिल्म देख रहे, या जब आप नेट पे डाल रहे हैं उसका प्रोमो शो, ट्रेलर उसका, तो उसको देखने वाले जो भी फिल्म बीन हैं या उनके जहनों पे असरात क्या हैं, इसका अंदाज़ा आपने नहीं लगाया। ये असल मकसद उनका ये है कि पूरी दुनिया में ज़ाहिर है जब ये नेटफ्लिक्स पे जाएगी तो मुख्तलिफ ज़ुबानों में ट्रांसलेट होगी, तो फिर बहुत से लोग इसको देखेंगे, तो आलमी तनाजुर में पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़े या पाकिस्तान को ऐसा पोर्ट्रे किया जाए कि यहाँ तो गैंग वॉर्स होते हैं। ये उनका मकसद तो ये है कि आपने हक़ाइक़ से हट के गुफ्तगू की है। बिल्कुल ऐसे अक्सबंदी आपकी सारी जो है वो एक तरफा है, जिसमें आपने एक अपना एजेंट शामिल कर दिया भारत का, भारतीय एजेंसी का एजेंट जो है उसको हीरो बना दिया जाएगा, उसको और जो बनाया गया, जो कहा यह जा रहा है कि वो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि देखें गैंग वॉर कराची में था, ठीक, और यहाँ से एक इंडियन एजेंट गया, उसने उसका कलाकमा किया। आप ये देखें, जो क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान के अस्करी इदारों को, उनको तो आप निहायत पस्ती में दिखा रहे हैं। अच्छा, फिर वो ये है कि जी गैर जमहूरी जनरल ज़िया-उल-हक का दौर दिखा रहे हैं। उड़ी फिल्म में, उड़ी जो थी इसी की, उसमें क्या दिखाया था आपने कि जी वो उड़ी सेक्टर पे आए, बमबारी की और उसके बाद चले गए, दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया, जो कि गलत था। अबलागी इदारे ISPR ने भरपूर तरदीद की उसकी, कि ऐसे की बात हुई नहीं। एक कौवा मरा हुआ दिखाया शोज में। आप ये देखें ना कि वो सारे का सारा क्रेडिट लेने की कोशिश की गई उड़ी में भी कि हमारे तैयारे गए वहाँ, दहशतगर्दों के मुबैना ठिकाने जो थे उन पे बमबारी की और नेस्तो नाबूद करके वापस आ गए। अब ये भूल रहे हैं वो, एक अहम बात ये है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो खवारिजुल हिंद को वासिले जहन्नुम कर रही हैं, आए रोज़ जो है वो वहाँ मारे जा रहे हैं, वज़ीरिस्तान में, डेरा इस्माइल ख़ान में, जनूबी शुमाली दोनों वज़ीरिस्तान में। फिर आप खैबर पख्तूनख्वा के 18-19 इलाकों में बेवक्त ऑपरेशन जारी है।
वहाँ ये तस्दीक होती है कि जी भारतीय एजेंसियाँ मुलव्वस है, भारतीय इदारे मुलव्वस हैं। अब कलभूषण, इससे बड़ा सबूत तो कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे। भारतीय एयरफोर्स का फदाइया का शख्स जो यहाँ मुखबरी करते पकड़ा गया, जो दस्तावेजात मिली, जो सारे मामलात आए, वो सारे सामने है ना। अब भारत उनका एक एक्सक्यूज़ क्रिएट करके उसकी जो खिफ़त है, हजीमत जो है, वो मिटाने के लिए इस तरह के सहारे लेता है। ये फिल्म जो धुरंधर है, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, और इसमें उसने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की जो है ना, वो ये साबित करने की कोशिश की है कि वो आग में जल रहा है। हक़ाइक़ के बिल्कुल बरक्स ये कहे बगैर, मेंशन किए बगैर, रेफरेंस दिए बगैर कि 80 और 90 की दहाई में अच्छा वाक़यात हुए, हम बताएंगे अपने नाजरीन को। अभी उसकी तरफ चलते हैं। रहमान के हवाले से बताएंगे, हम चौधरी असलम के हवाले से बताएंगे, हम उस पर दस्तावेजी सबूत के साथ बात करेंगे। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि दाऊद इब्राहिम पे सैकड़ों इल्ज़ाम लग गए कि जी दाऊद इब्राहिम ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। कोई सबूत दिया? देखें, भारतीय इदारों को चाहिए कि आप दाऊद इब्राहिम की प्रोटेक्शन का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं कि पाकिस्तान ने उसको हिफाजत दी है, तहफ़्फ़ुज़ दिया है, यहाँ छुपाया हुआ है, फ़र्ज़ करें ये भी कह रहे हैं। अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं तो फिर उसका कोई सबूत भी तो होगा ना। नहीं है। हमने कलभूषण का किया, कलभूषण के सबूत साथ दिए। बिल्कुल। और हमारे अफवाज पाकिस्तान ने, उनके तर्जमान इदारे ने, ISPR ने उड़ी का बाकायदा उसकी तरदीद की और सारे तरदीद की, डॉक्यूमेंटेड तरदीद थी। अच्छा, अब देखें, बात यह है कि इस फिल्म ने एक नई हाइप ज़रूर दी है लियारी गैंग वॉर को, नई हाइप दी है, हक़ाइक़ के बरक्स दी है, मौका महल से हटके दी है। उसके बावजूद पाकिस्तानी पुलिस का जो अफसर है, SSP है, जिसने तरक्की की, भले इनामी तरक्की सही, चौधरी असलम कितना दिलेर, जुर्रतमंद था। मौत के मुंह में कई बार गया, बिल्कुल ऐसे, शहादत नसीब हुई। ठीक है, इस पहलू को भी डार्क अंदाज में पेश किया। रहमान डकैत का तो खात्मा करने वाले चौधरी असलम है। ये मैं सारी बात बताऊंगा वो कैसे बुलाए गए वो। अब आप, ये बात बड़ी अहम है कि हमारे हसास इदारों को, सियासी समाजी स्ट्रक्चर को, पुलिस के स्ट्रक्चर को, उन सब को पसे पुश्त डालकर एक ऐसी कहानी घड़ी जा रही है धुरंधर के नाम पे, जो आपकी जो बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री है उसकी डूबती नाव को, नैया को सहारा तो दे सकती है ये कहानी आपकी, लेकिन आपकी ज़बानी है, लोग यकीन नहीं करेंगे। इसीलिए हम फिल्म की जो पब्लिकली अनाउंसमेंट है उससे पहले ये बात आज बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ फ्लॉज हो सकते हैं। सारी फिल्म तो नहीं, ट्रेलर ही देखा ना हमने, उस ट्रेलर की रोशनी में उसके हक़ाइक़ मैंने आपको बता दिए कि उसमें। और अब लियारी गैंग के हक़ाइक़ जानना ये चाहते हैं, नाज़रीन के लिए बताएं कि लियारी गैंग क्या था, लियारी के इलाके में गैंग वॉर कब स्टार्ट हुई और उसके बाद क्या क्या हुआ, और कौन कौन से नुमाया किरदार रहे पुलिस में भी और इसके साथ साथ लियारी गैंग सियासी तौर पे भी, सियासी तौर पे। एक तो आप बात समझे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, वो तवील अरसे से वहाँ बरसे इक़्तिदार है और अवामी नुमाइंदगी का हक़ अदा कर रही है। लियारी एक पसमानदा इलाका है, गुर्बत से, सतह गुर्बत जो है, गुर्बत की लकीर उससे नीचे के लोग भी ज़्यादा हैं, लेकिन रिवायती इलाका है। वहाँ लूडो, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की गेमें भी खेली जाती हैं। फुटबॉल तो बड़ा मशहूर है कि वहाँ से बड़े प्लेयर्स निकले हैं फुटबॉल। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है, मैं इनकार नहीं कर सकता, बहुत बड़ा सिंगर भी वहाँ से निकला है। मैं इसके बावजूद मैं वहाँ के जुर्म से, जराइम पेशा अफराज से, उनकी ज़िंदगी से, उनके किरदार से ना इनकारी हूँ, ना करना चाहिए मुझे। वहाँ गैंग वॉर हुई, वजूहात क्या थी, क्यों हुई थी गैंग वॉर,
कौन कौन शामिल था, क्या दानिस्ता था नादानिस्ता था ये सारा कुछ, क्या गैंग वॉर जो है उसमें जिन इंसानों की जानें गईं उनके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं। आप सिर्फ इतनी बात जो है ना जहन में रखें कि जिस शख्स को मरकज़ी किरदार कहा गया, रहमान डकैत उसका नाम रखा है इन्होंने फिल्म में। ये डकैत उसी तरह है जिस तरह साकिब लंगड़ा, हाँ, ये उर्फ है, उर्फियत। वो डाकू नहीं था जैसे डकैत कह रहे हैं आप। उर्फियत कैसी है? मैंने कहा लंगड़ा है, फहीम कमांडो। हाँ वो कमांडो तो नहीं, वैसे ही कह देते हैं, बिल्कुल सही है। ये उर्फियत ऐसी ही है। इसका असल नाम था सरदार अब्दुल रहमान खान बलोच, पूरा नाम सरदार अब्दुल रहमान खान बलोच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निहायत बाएतमाद कारकुन, निहायत बाएतमाद। जिस तरह ये लोग कहते हैं ना कि उज़ैर बलोच की कहानी है, इसी तरह रहमान की कहानी है। अच्छा, अब ये कहते ये हैं कि वो बदमाश था। ओके, बदमाश था। किसके साथ बदमाश था? बदमाशों के साथ। लियारी में सिर्फ एक गैंग नहीं था जो अब्दुल रहमान बलोच का गैंग हो, उसमें उर्दू बोलने वालों का गैंग, सिंधी बोलने वालों का गैंग, पख्तूनों के गैंग, बलोचों का गैंग। कितने गैंग थे? एक गैंग थोड़ी था। वो गैंग वॉर तो आपस में उनकी थी ना, वहां गैंग से मुराद ग्रुप्स थे और आपसी इख्तलाफात की वजह से उनकी लड़ाइयाँ थी उनके। अच्छा, अब इसकी एक खूबी थी अब्दुल रहमान की, और वो क्या थी कि जिस तरह मोहम्मद खान दरनालिया, जिसे मोहम्मद खान डाकू कहते थे, गरीब से पैसे लेके, अमीर से पैसे लेके गरीबों में तकसीम करता था, सुल्ताना डाकू। लोग इसे लिबरेटर कहते थे। और मैं आपको बताऊंगा किन किन मौके ऐसे थे कई जिन पे वो लोग इसके हक में निकले। ये लियारी की सीट जो थी ना, वो पीपल्स पार्टी की शुरू से आखिर तक पीपल्स पार्टी जीतती रही, एक बार हारी भी है एक आध दफ़ा, लेकिन वो सीट जीतती रही। रहमान का एक दिन के वो, अच्छा रहमान था कौन? एक बात ये ईरानी नस्ल बलोच था जो बलोचिस्तान में भी आबाद है और कराची में भी आबाद है। और ये सिक्योरिटी चीफ भी रहा बेनज़ीर भुट्टो साहब। बेनज़ीर भुट्टो का सिक्योरिटी चीफ, वहां से निकाल के भी ले गया जब वो धमाका हुआ था, कारसाज, साना कारसाज में निकाल के वहां तक पहुंचाया, बिलावल हाउस तक अपनी गाड़ी में लेके गया। अब ये सुने, लोग जानते नहीं है क्या था अब्दुल रहमान, सरदार अब्दुल रहमान बलोच इसका पूरा नाम। इसे रहमान डकैत कहा, इस फिल्म में 100 बार कहा है। आप ये देखें कि ये ईरानी नस्ल बलोच था जिसकी दोहरी शरीयत थी। आपको पता है ये बलोच जो हैं ये ईरान के सदर के सदारती इलेक्शन में वोट भी डालते हैं। कराची में बाकायदा ईरानी कौंसलेट जो है, कल्चर सेंटर जो है, वहाँ बूथ बनते हैं, इलेक्शन सेंटर बनते हैं, जो इंतखाबी मराकज़ होते हैं, पोलिंग सेंटर वो बनते हैं। बलूचिस्तान के लोग भी वोट डालते हैं, ईरानी। एक दफ़ा इसके चेहरे पे कोई ज़ोरदार चीज़ लगी और चेहरा मसक हो गया इसका। ये अपने चेहरे की सर्जरी कराने चला गया ईरान में सर्जरी हुई इसकी। अब ये लोग बातें ये फिल्म में बतानी चाहिए कि नहीं? फिल्म में इससे अच्छा टॉपिक और, हाँ फिल्म में तो जालिम दिखाया गया उसे कि वो। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। ये वहाँ जन्म लेता है, जब लियारी में आता है बलोच की शक्ल में, तो ये पीपल्स पार्टी से कहता है कि लोग मुझे डकैत कहते हैं, मैं तो आपकी वजह से बदमाशों से टक्कर लेता हूँ, पुलिस वाले जो ज्यादती करते हैं उनसे भी टकरा जाता हूँ, तो मेरा महज़िब जेस्चर पोस्चर पेश किया जाए। तो उन्होंने कहा जी क्या करें? पीपल्स पार्टी के कई लोकल कायदीन इससे मुखासमत की बिना पे, पेशा वराना मुखासमत, सियासी मुखासमत की बिना पे इससे ज़रा खाइफ भी थे। उन्होंने मुखालफत की तो इससे पूछा आला क़यादत ने पार्टी की कि तू क्या चाहता है? अब्दुल रहमान सरदार इसका उस वक्त नाम था। उसने कहा मैं चाहता हूँ कि मुझे MPA का इलेक्शन लड़वाया जाए। कहाँ से? उसने कहा
लियारी से। लियारी मेरा गढ़ है, लोग मुझे पूछते हैं बाकायदा। उसने कहा जी कि वहाँ तो डॉक्टर तौफीक साहब MP हैं हमारे, और कई बार मुंतखब हुए, पॉपुलर आदमी है, डॉक्टर साहब बीमार हो गए और बिल्कुल बिस्तर अलालत पे थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बाहर ना निकले, सियासत में ना जाए। इसने कहा जी कि डॉक्टर साहब को विड्रा करा लें, उनकी सीट खाली करवा के मुझे इलेक्शन लड़वाया जाए। इस दौरान इसका चेहरा मशक होता है, ये चला जाता है, सर्जरी कराता है, वहाँ से पैगाम भेजता है कि मेरे लिए जो है ना कैंपेन शुरू कर दो, मैं डॉक्टर तौफीक की सीट पर इलेक्शन लड़ूंगा। वहाँ इसमें ज़हन भी तब्दीली आ जाती है कि जी मैं अब, मेरा जस्टिस पोस्टर एक बदमाशी का नहीं, एक शरीफ शख्स का होगा, अवामी नुमाइंदा बनूंगा। पीपल्स पार्टी कुछ लोग मुखालफत करते हैं, कुछ हिमायत भी करते हैं। इस दौरान आई विटनेस अकाउंट लोगों का जो मुझ तक पहुंचा, वो कहते हैं कि बैनर लग जाते हैं बड़े पैमाने पे, लियारी में बड़े पैमाने पे बैनर लगते हैं। लियारी और गिरदुनवा में क्या नाम लिखा जाता है? सरदार अब्दुल रहमान खान बलोच, 7 तस्वीरें इसकी, कोई उर्फियत नहीं, रहमान डुकेट ने, उनको हम MP का इलेक्शन लड़ने पर मुबारकबाद पेश करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। ये इसके हक़ में बैनर लगे और बड़े पैमाने पर लगे। जिन लोगों की ये किफ़ालत करता था, सरपरस्ती करता था, बच्चियों की शादियाँ कराता था, उनके घरों में राशन डालता था, बच्चों की तालीम के अखराजात बर्दाश्त करता था, उन लोगों ने दिलो निगाह जो है ना वो रास्ते में बिछा दी, बैनर लगा दिए, इसके खुश आमदीद। इस दौरान खाइफ हो गए लोग पीपल्स पार्टी के अपने, किस बात से? कि अगर अब्दुल रहमान सरदार बन के आ गया, लियारी तो लियारी, कराची जाएगा, कराची भी जा सकता है। खदशा पैदा हो गया, खतरा पैदा हो गया। उन लोगों ने इसकी मुखालफत की और बेतहाशा की, पंजाबी में कहते तुन के मुखालफत कर दी। उस मुखालफत की गू मगू तरीके में इसके खिलाफ देखें, इसने पीपल्स पार्टी की क़यादत जो थी मेन, वो तो इसके साथ फिट थी, उनके काम करता था। बेनज़ीर को आपने खुद कहा कि किस तरह महफूज तरीके से साथ साथ नजर आता था, गार्ड था बाकायदा, बहुत निडर था। अच्छा, एक और बात मुझे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने वहाँ कराची में बताई थी कि पीपल्स पार्टी में जालाइज़म का बानी था। जाला का लफ्ज़ इसकी बदौलत निकला था, रहमान की वजह से। तो जब ये पता लगता है पीपल्स पार्टी के उन पस्त कोता कामत लोगों को जिनको इससे ख़तरा था, उन्होंने कहा अगर ये आ गया तो मामला होगा ख़तरनाक, और अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इसको बगलगीर कर लिया, अपने साथ मिला लिया, तो हमारा क्या बनेगा। उन्होंने फिर, जिन्होंने ख़तरा समझा, उन्होंने पुलिस का सहारा लिया कि इसको मंजर से, पीपल्स पार्टी के लोगों का अपना काम कि इसको मंजर से हटाया जाए। और इस मकसद के लिए नज़र इंतखाब किससे पड़ी? चौधरी असलम पे। चौधरी असलम से एक जुमला कहा पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने। उसने कहा कि चौधरी साहब, रहमान को मैनेज करो। इट वॉज नॉट लाइक एनकाउंटर, ये नहीं था, मैनेज करो। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा वो इलेक्शन बड़ा ज़ोर से आया है, उसको इलेक्शन लड़ना चाहता है। उसने कहा अच्छा, वो पता करता है। उन्होंने कहा वो तो ईरान में है, सर्जरी कराने गया है। उसने कहा ओके, सर्जरी करा रहा है, वो सर्जरी करा के तरीके से करो। चौधरी असलम साहब के हवाले से ये बात मशहूर हुई। अब फिल्म में ये किस्सा नहीं है, ये बात मशहूर हुई कि चौधरी असलम साहब ने फ़ोन किया रहमान डकैत को, रहमान उसको फ़ोन किया ईरान में कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है, अगर आप कहो तो मैं आपके सूबाई असम्बली के टिकट के लिए गुफ्तगू करूं उनसे। उसने कहा करो, आपके बैनर लग गए हैं। तो मैंने कहा कोई रिपोर्ट तो पुलिस की जानी चाहिए। उसने कहा हाँ जानी चाहिए। उसने मैनेज करके उसने कहा मेरी बात हो गई है, अगली बार, दूसरी बार फ़ोन किया, मेरी बात हो गई है, आप आ जाओ कराची और यू विल गेट इट। मैंने कहा ठीक। उन्होंने जब कहा कि बिल्कुल सही है, आप आ जाओ, राह हमवार है, टिकट आपको मिल जाएगा। ये क्या था? ट्रैप था, और ये पॉलिटिकल ट्रैप था। वो आ गया, उसको उन्होंने साथ लिया और एक चले गए सिंधी वडेरे के डेरे पे।
सिंधी वडेरे के डेरे पे जाके वहाँ एक फेक एनकाउंटर के जरिए उसको मार दिया गया। अच्छा, रहमान डकैत आपने जितना भी बताया है कि रहमान डकैत कारकुन था और उसके बाद वो पॉलिटिकली इन होना चाहता था, लेकिन क्या इसके साथ साथ रहमान डकैत मनशियात फरोशों का सरगना नहीं था? क्या इसके साथ साथ कब्जा माफिया को रन नहीं करता था? क्या इसके साथ साथ कराची में पे हुकूमत या राज करने का उसका ख्वाब नहीं था? इस हवाले से जिसकी वजह से उस पर मुकदमात भी कायम हुए और पुलिस को भी मतलूब था। ये बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा मैं इससे इनकारी नहीं हूँ। उसकी मुजरिमाना ज़िंदगी जो है वो हर गरीब शख्स जो गुर्बत की लकीर से नीचे होता है, अमारत का जब सोचे तो जुर्म की तरफ पहले जाता है। उसने आसान तरीक़ा ढूंढा कि जुर्म करो और कमाओ। वो जुर्म करता रहा, कराची में उसके नाम जुर्म भी सियासी सरपस्ती में करता था। हाँ, तो पॉलिटिकल जुर्म सियासी सरपस्ती में करता था। बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात थे उसके, बिल्कुल कोई शुबा नहीं है। बहुत मरासिम थे उसके, वो उसका आना जाना आम था। इवन दो रहमान डकैत मुख्तलिफ पुलिस अफसरान के ट्रांसफर वगैरह करवाता था। कई बार SHO लगाना उसके बाएं हाथ का खेल था। और इसके साथ साथ MQM के साथ उसकी बड़ी पंगेबाजी रही है। हाँ, अब आप समझे, ये जो गैंग वॉर है ना, लियारी गैंग वॉर, ये उन ग्रुपों की चपकलिश, जंग, लश्करकशी और सबसे अहम बात आपको बताऊं, भत्ता लेने की दौड़। हर ग्रोह ये चाहता था। गैंग वॉर क्या है? एक गैंग चाहता है, एक गैंग वो चाहता है कि मुझे भत्ता दे ताजिर कराची के, B चाहता है मुझे दे, C चाहता है मुझे दे। ये मैंने पढ़ा कि रहमान डकैत को एक ट्रांसपोर्टर जो है बलोच, उसने इनकार किया वो था। नहीं, वो इसको स्पॉन्सर करता था। तो उसको दूसरे की कॉल आती है कि अब हमें बता दो, दिया करो। तो उसने उनको नहीं दिया, तो उन्होंने उसको मार दिया, जो कि उज़ैर बलोच का वालिद था। वो ट्रांसपोर्टर था। और फिर बाद में रहमान डकैत ने उज़ैर बलोच पर दस्ते शफकत रखा और उसे अपने साथ रखा। मुंबई गैंग वॉर और कराची गैंग वॉर, लियारी गैंग वॉर जिसे कहते हैं, बेसिकली कराची गैंग वॉर है, फैल गई थी लियारी से बाहर। उनमें कदरे मुश्तरक यही है, दोनों में झगड़े, कत्ल की बुनियादी वजह भत्ताखोरी बनती रही। एक ग्रोह चाहता था भत्ता मुझे दे, दूसरा चाहता मुझे दे, तीसरा हर बंदा अपने तौर पे ये कोशिश करता रहा कि भत्ता हमें मिले। ये भत्ताखोरी की जंग जो है ना, इसने रहमान बलोच समेत, रहमान डकैत जिसे कह रहे हैं, उस समेत दर्जनों ऐसे लोग पैदा किए जो जराइम की दुनिया में बहुत नाम जिन्होंने कमाया। नाम मैं इसको कोई हीरो बना के नहीं पेश कर रहा ना, मेरा मकसद ये है कि हीरोशिप जो है फॉलोशिप के तौर पे आए। मैं ये बता रहा हूँ कि हक़ाइक़ ये हैं कि दौलत की दौड़ जो थी, भत्ताखोरी की आदत जो थी, खौफनाक जुर्म था भत्ताखोरी। जहाँ बोरीबंद लाशें मिलती थी उसके पीछे भी भत्ताखोरी थी। जिसने इनकार किया वो गया। मुंबई में क्या हुआ था, लारंस बिश्नोई क्या करता रहा? भत्ता ही लेता रहा वो भी, अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेता है वो। उसके साथ ही सारे ये काम करता है। कनाडा से लेके मुंबई तक यही काम होता था। अब 700 से ज़्यादा अफराद, 720 तकरीबन, उसके करिंदे काम करते थे भत्ता इकट्ठा कर। बेसिक काम था भत्ता इकट्ठा कर। कराची में भी ये ग्रोह थे जिन्होंने लियारी गैंग की इब्तदा की थी। अब आप ये समझें कि ये एक डेरे पे कत्ल हो जाता है, रहमान डकैत। और कत्ल कौन करता है? चौधरी असलम, पुलिस करती है। अब एक बात सुने कि कराची में लियारी थिकली पॉपुलेटेड गरीबों की बस्ती है। वहाँ के बेशतर लोग रक्षा ड्राइवर हैं, रक्षा चलाते हैं, अपना मिल्कियत का या किराए का। 10,000 से ज़ायद रक्षा ड्राइवरों ने जुलूस निकाला रहमान डकैत के हक में। पोस्टर, बैनर, सड़कें भर दी। सदर, बंस रोड, चंद्रीगढ़ रोड, गिरदुनवा की सारी सड़कें, बड़ी बड़ी शाहराहें, शाहराह फैसल, ट्रैफिक स्टक हो गया। जेन्युइन रिपोर्ट दे रहा हूं पुलिस की। 10,000 से जायद लोगों ने रहमान के हक में, पुलिस की मुखालफत में, पुलिस की रिपोर्ट, एहतजाजी रैली निकाली। 1 माह तक एहतजाज चलता रहा। अब ये जो लोग उसके हक में निकले, कोई कहता था कि मेरे घर का चूल्हा ही रहमान की वजह से चलता था, कोई कहता था कि मेरी बच्ची की शादी रहमान की वजह से हुई, कोई कहता था कि मेरे बच्चों का इलाज रहमान की वजह से हुआ। अब रहमान बलोच की ज़िंदगी के एक पहलू को आप फिल्म का मरकज़ी किरदार बनाकर पेश कर दें
और उसमें क्रेडिट आप दे दें किसको? अपने एजेंट को, इंडियन भारतीय एजेंट को। अच्छा, मुझे कोई एतराज ना होता अगर ये कहा जाता कि चौधरी असलम एसएसपी कराची और उसके साथी पुलिस वालों ने उन्होंने गैंग पे काबू पाया, पे लियारी काबू कौम का पाया, गहवारा बनाया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने जितनी पजीराई मिल सकती थी इसको दी, और पजीराई देने के बाद देखें, अब ये एतराज़ है, एक एतराज़ है कि खून बह रहा था उन दिनों में, लियारी गैंग वॉर चल रही थी, बोरीबंद लाशें मिलती थी, तो पुलिस ने खून की दीवार खड़ी की। खून की दीवार को रोकने के लिए खून की दीवार खड़ी की, इनकाउंटर पे इनकाउंटर किए, एक नई खून की दीवार। जुर्म किसी दूसरे जुर्म के करने से रुक नहीं जाता, थम सकता है वक्ती तौर पे, मसनूई तौर पे। जुर्म जुर्म ही रहता है, नए जुर्म का इजाफा करते हैं आप एक नया जुर्म करके। मैं उसके खिलाफ हूं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने रहमान बलोच को, रहमान डकैत को, उनकी ज़बान में रहमान डकैत को किसके खिलाफ इस्तेमाल किया? एमकेएम के, बदमाशी के खिलाफ। आप एमकेएम छोड़ दें, आप इससे हट जाएं। मैंने आपको बताया कि लिसानी बुनियाद पे ग्रोथ थे, इलाकाई बुनियाद पे थे, ठीक है ना, बदमाशी करते थे, तो रहमान किस तरह निपटता था उनसे? बदमाशी को बदमाशी के जोर से रोकता था ना। अब मुझे नईम मुस्तफा को या तारक बज़मी को भेज दें तो हम कैसे रोकेंगे बदमाशी भाई? हम तो अफाम तफहीम से, मसालियत से, तो मसालियत की वहाँ जगह नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी। अब ये वहाँ कोई लंगड़ा मशहूर हो गया, कमांडो मशहूर हो गया है, कोई अब एक हकीम साहब आ गए, शहजाद, उन्होंने कहा लोहा पाड़। अब को फिजिकली वो लोहा पाड़ तो नहीं है, वो तो लोहार भी नहीं है। अब ये तमसीलन इस्तेमाल की जाते हैं। तो लोगों ने ये कहा कि ये बड़ा डकैत है, हमसे बड़ा, हम तो हैं डाकू, ये हमारे ऊपर, हमारे मुकाबले के लिए एक नया डकैत। तो फिर भारतीय फिल्म साज ने समझा कि इसके नाम के साथ डकैत आया तो इसका मतलब है ये सरगना है और ये डाकू है। अब उस वक्त सरबराह थे सीटीडी। आप ये समझे कि आज की सीसीडी कहाँ थी? कराची की सीटीडी थी। सुहेल तफर चट्टा वहाँ कौन थे? चौधरी असलम, राव अनवार भी रहे, राव अनवार भी थे, और इस तरह कई नाम हैं। अब जो उनको हुक्म मिलता था ऊपर से, अच्छा, अब 3 ऑपरेशन भी हैं, ये भी फिल्म का हिस्सा होना चाहिए। एक वो ऑपरेशन जिसमें चौधरी असलम नाकाम हुए थे, फिर सहारा लिया ना रेंजर्स का, आर्मी भी आई, जनरल नसीरुल्लाह बाबर खुद भी गए, बेनजीर भुट्टो ने 3 इजलास भी किए। कराची का अमन बहाल करने के लिए आप पाकिस्तान के सियासी और अस्करी इदारों का रोल कैसे फरामोश कर सकते हैं? आप महज ये कह दें कि ज़ियाउल हक के दौर में ये हुआ, चूंकि वो आमरीत का दौर था। तो भाई, जिन अस्करी इदारों ने अमन बहाल करने के लिए जानों के नजराने दिए, उन्हें क्यों भुला रहे हैं? अब होता क्या है, ये सीटीडी के सरबराह के तौर पर चौधरी असलम, अच्छा भर्ती ये एएसआई हुए थे, तरक्की सारी इनामी है। अच्छा, उनके सुन लें, सफ़ेद लिबास दे वेतन करते, यूनिफॉर्म कभी नहीं पहना, एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में ग्लॉक पिस्टल, कफ ये मेरी तरह ही खुले रखते थे, ऐसे चढ़ा के बाजू रखते थे। अच्छा, अजीब सी बात। और फिर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनते थे। मैंने देखी उनकी फुटेज कि वो लियारी में एक साइड पे गैंगस्टर्स हैं और एक साइड पे ये खुद खड़े होके निहत्ते खड़े हुए और फायर। अब एक और बात सुने, बड़ी जबरदस्त, फिल्म में ये क्यों नहीं बातें आई? वो खौफ की अलामत थे लोगों के लिए। कहते हैं जी मुलजिम जो ज़ेरे हिरासत होते थे उनमें से एक ने खुदकशी कर ली कि चौधरी असलम के हवाले होने लगूं मैं। हाँ, इतनी दहशत थी उनकी। क्योंकि वो चौधरी नहीं थे, जाट नहीं थे पंजाब के, हुलिया मूछे ताव दे के, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा के, पंजाब के गबरू जवान जैसी, जट्टों जैसी। ये वैसे पठान थे, खान थे, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ था इनका। आप ये देखें कि मानसेरा के रहने वाले थे, उसके गिरदोनवा के। अपने आप को उस वक्त पख्तूनों के ख़िलाफ़ भी एक हेटेड थी लोकल लिसानी मामलात में। तो वो हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को कसदन ये जाहिर ना किया हो कि मैं पख्तून हूँ। हुलिया पंजाबी जैसे बनाया, रवैया पंजाबियों वाला, तर्ज़ गुफ्तगू पंजाबी वाला,
लिबास पंजाबी वाला, मूछे, बॉडी लैंग्वेज बदमाशों वाली। ये खौफ लोग खाते थे, इसी बिना पे तरक्की मिलती रही इनको। ये सारी, अब वो लोग कहते हैं पंजाबी जट, और उन्होंने बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नाकाम बनाई हैं, बहुत से लोग बड़े बड़े अहम वाकयात जो है। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के हवाले से वो हर दफा आते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि इतने दहशतगर्द पकड़ लिए और सामान सामने रखते थे। ओ भाई एक बात समझे, लियारी गैंग वॉर को लियारी गैंग वॉर ऐसे नहीं कहते, पता नहीं अभी फिल्म में कितना का है इसमें डिटेल। तंजीमों ने, पार्टियों ने अपने डेथ स्क्वाड बनाए हुए थे। अब आप मुझे बताएं, वहां चौधरी असलम और रहमान डकैत जिसे आप कह रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं थी। कैसे जान छूटती? कोई तरीका मुझे ऐसा बताएं कि जिसमें डेथ स्क्वाड जब जमातों के बने हों और डेयर डेविल बार फिर रहे हों, पे बोरीबंद लाशें मिल रही हों, गले कट रहे हों, घुटनों में और कंधों में ड्रिल किया जा रहा हो, क्या करेंगे? अच्छा, फिर टॉप वन आपका ये हुक्म दे रहा हो कि टीवी बेचो, क्लाशनकोव खरीद लो। अब मुझे याद है जब ऑपरेशन हुआ तो उसमें कई जगह टैंकियों से पानी वाली टैंकियों से असला बरामद हुआ था कि लोगों ने इतना असला जो है वो छुपा छुपा के रखा हुआ था। कई किचन के नीचे, ज़ेरे ज़मीन, कैबिनेट्स में, ज़ेरे ज़मीन असला ही असला निकला था। असला निकला, रेंजर्स का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। एक तालीमी इदारा, उसके कमरों की जमीन के फर्श, क्लासरूम्स की, आंखों से देखा। जनरल नसीरुल बाबर ने हमें दिखाया कि आप देखें कि स्कूलों में 92 का ऑपरेशन जो था सारे बंद। अच्छा हाँ, ये बड़ी अहम बात है। ये जो रहमान डकैत था ना, सरदार अब्दुल रहमान बलोच, ये आइडियल समझता था नसीरुल्लाह बाबर को। बहुत कम लोगों को ये बात पता है, बहुत कम लोगों को। रहमान डकैत नसीरुल्लाह बाबर को आइडियल समझता था। क्यों? क्योंकि वो एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा था। नहीं, वो लियारी, नाजमाबाद और वो इलाके जो ट्रबल्ड थे, वहां मैं एक स्टिक लेके पैदल फिरता था। अच्छा। कोई गार्ड नहीं, कोई स्पोर्ट नहीं। हमने आंखों से, हमें साथ लेके गए वो कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल में जब शनाख्त परेड हुई है, हमें साथ लेके गए। वो ट्रेन के आगे जब लोग डाले तो हमने आंखों देखा। वो क्या वाकया ट्रेन के आगे? बताता हूं मैं आपको भी। लेकिन आप ये देखें, इसी तर्ज पे कफ खोल के, गिरेबान शिकस्ता, सफेद शलवार कमीज, बुराक, सुथरी, दाग नहीं होता था, दामन पे दाग नहीं था उसके। वो जो ये चौधरी असलम था, उनका भी आइडियल कौन था? नसीरुल्लाह बाबर। रहमान डकैत जो है वो भी ये कहता था कि मेरे लिए इस तरह के लोग जो कबरू हों, वो मेरा आइडियल है। अब ये दोनों बंदे जो किरदार हैं इस फिल्म का, मरकजी किरदार, वो किसको आइडियल समझ रहे हैं? नसीरुल्लाह बाबर को। उसने 2 ऑपरेशन खुद किए, एक रेंजर, तीसरा और था। 3 ऑपरेशन हुए, एक छोटा था, 2 बड़े। सिजेरियन 2 थे। वो जो सिजेरियन थे ना, उन दोनों में पुलिस, रेंजर्स और एक मुकाम पे फौज, सिर्फ एक मुकाम पे, बाकी कहीं मुझे दिखाई नहीं दी। ये तीनों अफवाज, तीनों फोर्सेस ने जो ऑपरेशन किए, उनमें लियारी गैंग का सफाया किया गया। चौधरी असलम ने उससे पहले फारिग कर दिया रहमान को। एक रहमान नहीं था वहां, जितने डेथ स्क्वाड थे जिस जमात के, उनमें हर एक रहमान था। उन रहमानों को, जिनको महज शैतान के रूप में पेश कर रहे हैं आप, वो भी मुनासिब नहीं है। अब इसकी भी बैकग्राउंड इसका समझ लें। जुल्फकार मिर्जा साहब 2008 में वजीर दाखिला थे। कौन थे पता आपको? जुल्फकार मिर्जा पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे। वजीर दाखिला भी पार्टी के दस्ते रास्त थे। फहमीदा मिर्जा के खामिन थी। हाँ, फहमीदा के खामिन सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्ते रास्त, बहुत गहरे मरासिम थे उनके। बाद में उन पर केसेस भी बड़े बने। बाद में आपस में इख्तलाफ भी हुआ, उनका वलदा बात है। उनकी मिसेज फहमीदा मिर्जा स्पीकर कौमी असम्बली रही, बेनज़ीर को कॉपी करती थी। अच्छा, वो मिर्जा फैमिली से नहीं थी, पता आपको ये बात? ऐसे मेरी बात ज़हन में आ गई, नाजरीन की इन्फॉर्मेशन। बड़ी ग्रेसफुल खातून, बहुत ग्रेसफुल, बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी और बड़ा अच्छा हाउस चलाया उन्होंने। वो काजी फैमिली से थी। काजी असद आबदी पर हमारे जर्नलिस्ट भी थे, बलूचिस्तान टाइम्स निकालते थे। काजी फैमिली से थी। ये जब जुल्फकार मिर्जा साहब
बनते हैं, इनका एक और बात ज़हन में आ गई, इनका झगड़ा जरदारी साहब से हुआ था, मियाँ बीवी पीपल्स पार्टी छोड़ गए। जरदारी साहब से झगड़ा हुआ था, इनकी थी बदीन शुगर मिल, मिर्ज़ा शुगर मिल बदीन में, सॉरी नाम उसका बदीन शुगर मिल नहीं था, मिर्ज़ा शुगर मिल्स था बदीन में। उसकी मिल्कियत का कोई झगड़ा था, वो जरदारी साहब के किसी बंदे ने खरीद ली, वो बाद में झगड़ा हुआ, उस पर इनके इख्तलाफ पैदा हुए और वो अलग हो गए। अच्छा, उस दौर में इन मिर्ज़ा साहब ने एक लश्कर बनाया था, लश्कर अमन गालिबन उसका नाम था। मैं गया कराची, मैंने 3 रोज़ एक वर्कशॉप कराई थी वहाँ। ये किस दौर की बात है? ये 90s में ओके। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट जब मोहतरमा आई हैं, तो वहाँ मिर्ज़ा साहब ने एक अमन लश्कर बनाया था। उसका एक तंजीम के डेथ स्क्वाड से झगड़ा हुआ। उस लश्कर की क़यादत कौन करता था? रहमान डकैत कहेंगे। रहमान। बतौर वज़ीर दाखिला वहाँ इस लियारी गैंग को प्रमोट भी किया, पीपल्स पार्टी ने प्रोटेक्शन भी दी और बड़े आगे तक सर पे गया। दस्ते शफ़क़त रखा, इसी वजह से पूरे कराची पे राज किया उसने। अच्छा, आप जब सरकारी सरपस्ती किसी को देते हैं ना, सियासी सरपस्ती देते हैं, आप सियासी समझें, तो वो फिर हाथ पांव बढ़ा लेता है। ठेकेदार कहता है मालिक को, उसको मिस्त्री को, कि मसाला लगा दो 2-4 का, वो 6-4 का लगा देता है। वो 6-4 का मसाला जो है ना, वो भत्ताखोरी थी। अच्छा, इस मूवी में संजय दत्त ने किरदार अदा किया चौधरी असलम का, और वही स्टाइल उसने अपनाया, वही वाइट सूट और उसी तरह से हुलिया उनका देख लें आप। लेकिन अभी क्योंकि ट्रेलर आया, आने वाले वक्त में हम ये तो गुमान नहीं रख सकते कि इंडिया कोई अच्छाई करेगा और हक़ाइक़ के साथ इसको दिखाएगा। उसने तो तोड़ मरोड़ के पेश करना है। उसमें तो चौधरी असलम का किरदार भी उसने नेगेटिव डालना है, जैसे रहमान का डाला है कि इतना जालिम उसे दिखाया है। वो के मंशियात फरोश और भत्ताखोरी और सारे मामला थे और वो पूरे कराची में थे। तो चौधरी असलम के बारे में आप क्या कहते हैं कि इस किरदार को अदा करने से पहले क्या परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी? उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका हुलिया इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस फिल्म में ज़्यादा अच्छा होता, मैं वैसे फिल्म भी नहीं हूँ, मैंने सिनेमा भी नहीं देखा, ज़्यादा अच्छा होता कि ये भी बताया जाता कि फ़हीम कमांडो, नुसरत, कलभूषण वो इंडिया में ट्रेनिंग करते रहे। भारत के कई कमांडो सेंटर्स, अफगानिस्तान के कई कमांडो सेंटर्स भारत की सरपस्ती में पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग देते रहे, पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग देते रहे ना। और भारत ने अफगानिस्तान को करीब ही इसलिए किया क्योंकि बलूचिस्तान के रास्ते, इसको चमन के रास्ते जो है वो एंट्री मिले इनके लोगों को। भाई, जिन लोगों ने बसों से उतार के पंजाबी शनाख्ती कार्ड देख के ज़िबा किए पंजाबी, उनमें भारतीय ख्वारिज नहीं थे, साबित हुए ना। भारतीय असला, भारतीय बम, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के 2 बार सानिया, भारत में मुलव्वस ना। तो भाई, ये ट्रेनिंग सेंटर जो है वो भी फिल्म का हिस्सा बना दें आप चौधरी असलम के वो कारनामे बताएं जो चौधरी असलम ने बतौर पुलिस अफसर जालिम जाबिर बदमाश की आंखों में आंखें डाल के गिरेबान से पकड़ के दबोच के उसको वासिले जहन्नुम किया, वो क्यों नहीं बताते? फिर इनकी ट्रेनिंग, फ़हीम कमांडो की ट्रेनिंग कहाँ की थी? अल-जुल्फ़कार के जो बंदे थे जिन पे इल्ज़ाम लगा था, वो भारतीय सेंटर से अफगानिस्तान में जहां ट्रेनिंग लेते थे, साबित हुआ। कलभूषण कहां से आया था, किस फोर्स का था? ये सारे जो हैं, देखें, अगर आपने सच ही बोलना है तो पूरा बोले ना। हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करके सच को छुपा के आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? सच ये बता दें कि भारत जो है वो दरअंदाजी करता है मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान में, वहाँ पे नक्श अमन के लिए। वो भाई, सबसे बड़ी दहशतगर्दी आप ही दहशतगर्दी है। पानी के इशू पे पंजाब असम्बली, मुझे याद है, पंजाब असम्बली में एक सूबाई वजीर ने क्या कहा कि मैंने तहकीक की है, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, 18 अरब रुपए सालाना भारत खर्च करता है पाकिस्तान का पानी रोकने और पानी को ज़्यादा बहाव देने के लिए। 18 अरब, ये उस वक्त की बात है, आज से 8-15 साल पुरानी, भुट्टो साहब की असम्बली में उस सूबाई वज़ीर आबपाशी ने ये कहा कि भारत पाकिस्तान में पानी
ज़रूरत से ज़्यादा दाखिल करने और पानी का भाव रोकने, दोनों पे 18 अरब रुपए सालाना खर्च करता है। ये भारतीय रकम है, पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान की तो 36 अरब बन जाएगी, 40 अरब बन और ये उस दौर की ये 18 अरब रुपए सालाना भारतीय करेंसी में जो भारत खर्च करता था, तो वो पाकिस्तान का दोस्त कैसे है? तो उनका फिल्म साज तो ऐसी फिल्म बनाएगा ना। आप ये देखें कि वो जो फिल्म साज साहब हैं, उनका नाम पता नहीं क्या इन्होंने बताया है, आदित्य जो है। अब ये इसमें संजय दत्त, रणवीर सिंह, राजन रामपाल और अक्षय खन्ना, ये कास्ट इतनी बड़ी नहीं है। उसने कराची का बड़ा टॉपिक जोड़ के और फिल्म को हाइप दे दी, बड़ा थ्रिलर प्रोमो बनाया है, ठीक। और उसने ये दिखाया है, अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ से वो ट्रेलर का आगाज़ करता है, जिसमें वो जनरल ज़ियाउल हक का जुमला कोट करता है। इसका मतलब जनरल ज़ियाउल हक का जुमला अभी भी उनके सीने में निश्तर की तरह चुभा हुआ है। ये तो कामयाबी है ना भाई। एक बात सुने, हाँ, कामयाबी एक और है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करके, अहले पाकिस्तान को गाली देके, पाकिस्तान पर झूठे बेबुनियाद मुकदमात, आतंकवादी का इल्ज़ाम लगा के, वहाँ सिर्फ दौलत नहीं कमाई जाती, सियासत भी कमाई जाती है, इक़्तिदार भी कमाया जाता है। मोदी सरकार क्या करती है? मोदी ने पाकिस्तान पे झूठे सच्चे हमले जाहिर करके अपना इक़्तिदार तूल देने की कोशिश की, इलेक्शन जीतने की। वो एक्सपोज हो गया ना। लोगों ने खुद, उनके भारतीय मीडिया ने खुद लान तान की। पार्लियामेंट में खुद अब उसे सवाल होता है कि जनाब बताएं, आप तो ये कहते थे और आपने मीडिया को साथ मिलाया और मीडिया ने मोदी की जुबान बोली। बता नहीं है आपको कि उन्होंने कहा कि जनाब ये तो पार्लियामेंट में दाखिल हो गए हैं, ये जनाब शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हो गए, ये फलां फलां, इतना झूठ बोला उन्होंने, इतना प्रोपगेट किया, गवादर पे कब्जा कर लिया, कराची में दाखिल हो गए हैं। मतलब इस किस्म का। मैं आपको नाजरीन को, आज ने आपसे बोला नाजरीन को, अनकरीब ना एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी सुनाऊंगा कि इस्लामाबाद की कचहरी में हमला करने और उन्हें सहूलत देने वाले कौन थे। ऐसी डिटेल आ रही हैं उसकी कि जो भारतीय ख़वारिजुल हिंद जिन्हें कह रहे हैं, ख़वारिजुल हिंद जो हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट किस हद तक थी, क्यों करना चाहते थे। जमातुल दावा के चंद रहनुमाओं के टारगेट्स लारस बिश्नोई की उस पार्टी को दिए गए जो डिसेंडेंट हो गए। उन्होंने इनकार कर दिया, वो उसके साथी थे, दस्ते राज थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इसके साथ नहीं चलेंगे, पाकिस्तान पे हमले की हमें जो तरगीब दे रहा है हम नहीं करना चाहते। भारतीय इदारों ने ऐसा काम किया था कि लारस के नाम के इस्तेमाल के ज़रिए पाकिस्तान में बदअमनी के कई मंसूबे तरतीब दिए। मैं उसकी डिटेल सारी बताऊंगा। भारत का ये रवैया है, जब हमसे वो जंग हार गया, फिजिकल जंग, तैयारों वाली, लड़ाका तैयारों वाली जंग हार गया, अमेरिका ने उसको मजीद, ट्रंप भी पाकिस्तान का तर्जुमान है ना इसमें। अमेरिकी कांग्रेस में रिपोर्ट आ गई, उसमें बताया गया कि जनाब इंडिया को तो शिकस्त फाश हुई है। स्टेट ऑफ अमेरिका है, स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना ये, कि बर्तरी किसकी है, पाकिस्तान की। तो भारत के पास अब एक ही हरबा है और वो है नफसियाती जंग। भारत नफसियाती जंग के ज़रिए पाकिस्तान को ज़ेर करने की, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खाकम बदहान कोशिश कर रहा है। ये फिल्म उसी का एक हिस्सा है, उस प्रोपेगेंडे का। ये प्रोपेगेंडा वारफेयर जो होती है ना, प्रोपेगेंडा वारफेयर में दुश्मन को उसकी आसाब के ज़रिए शिकस्त दी जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अस्करी सियासी इदारे, अफवाज पाकिस्तान यानी, और अहले पाकिस्तान, वो भारतीय प्रोपेगेंडे से न सिर्फ वाकिफ़ हैं बल्कि उनकी चालों को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल, और नाकाम भी बनाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से हमारे इस फिल्म के धुरंधर जो है, इसके ट्रेलर को बड़ी पजीराई मिल रही है। ये नहीं बताया जा रहा कि पजीराई में लान तान भी मिल रही है। हाँ, लोग तो इसलिए, जैसे हमने डिस्कस किया, हम देख रहे हैं, हम चाहते थे कि हकायक भी बताएं नाजरीन को कि ये ट्रेलर में जो कुछ दिखाया जा रहा है, ये अक्सर बातें फेक हैं, झूठ फेक है, ऑब्सोलीट है। हाँ,
मतरूक हैं। मतरूक बातों को आप करके क्या लेंगे, इसमें से क्या निकालेंगे भाई बताएं। पुरानी बातें आप दी जा रहे हैं। अब इसमें जितने मामलात हैं, जो कुछ है, ये भारत ने फिल्म में जो अक्सबंदी की वो तो एक पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप हक़ाइक़ को जितना मर्जी तोड़ मोड़ कर पेश करें, आप अददी बर्तरी, अस्करी बर्तरी, एटॉमिक बर्तरी में होने वाले वाक़यात, कलभूषण का अनर्थ करना, उसके इस्लामाबाद का वाक़या, वज़ीरिस्तान में ख़ारिजुल हिंद की डिटेल्स, उनसे रूगर्दानी कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। पाकिस्तान के इदारों ने अभी इस पे कोई कमेंट नहीं किया। जनरल ज़ियाउल हक़ का बतौर आर्मी चीफ तस्करा इसमें मौजूद है। हाँ, ISI का एक तर्जुमान बनाया है, एक मेजर का नाम लिया जा रहा है कि मेजर इकबाल। अब हमें पता ही नहीं कि मेजर इकबाल कैरेक्टर कौन सा है। एक फर्जी कैरेक्टर्स बना के कहानी घड़ी जा रही है कि लेकिन पाकिस्तान के अस्करी इदारों को बदनाम करने की साजिश है। बदनाम करने की साजिश है, बिल्कुल ऐसे। तो इसका रिजल्ट जो है ना, असल मसला ये है ना सर, जो इज्जत और मकाम हमारे अस्करी इदारों को मिला है इंटरनेशनल सतह पर, ठीक, कि चाइना के लड़ाका तैयारों से हमने क्या कुछ नहीं करके दिखा दिया, और चाइना की स्टॉक एक्सचेंज में चाइना की प्राइसेस जो हैं वो हाई जा रही हैं और बाकी लो हो गई हैं। और इसके बाद ट्रंप ने खुद दावत पे बुला लिया और बल्ले बल्ले हो गई, हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गए। ये बात हजम नहीं हो रही उनसे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इदारों को बदनाम किया जाए। मैं ये कहता हूँ कि आप दुआ करें, भारतीयों को दुआ करनी चाहिए ये हमसे ज़्यादा, कि फील्ड मार्शल साहब गुस्से में ना आ जाएं, वरना एक और वाक़या हो जाएगा फिर। वरना जो ये फिल्म है ना, ये अमल बन जाएगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम मुस्तफ़ा साहब। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर आप इज़हार ज़रूर कीजिएगा।